हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एमसीक्यू का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंदर आने वाला एक टॉपिक है जो कि मैंने देखा है कि सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना होता है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम से एग्जाम्स। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें जितने भी जनजाति विद्रोह छत्तीसगढ़ के अंदर हुए हों उन सबका मिला जुला के मैंने एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया है, और इस एमसीक्यू का जब हम एनालिसिस करेंगे तो इससे आपका हमेशा हमेशा के लिए रिवीजन होगा। तो जब भी आप एग्जाम में जाए तो इस वीडियो को एक बार देखकर दुगना स्पीड से आप देख के भी इसको खत्म करके एक बार जरूर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके लिए। देखिए, जब भी कोई भी इंसान हो, चाहे वो जनजाति हो या फिर कोई भी हो, जब किसी के ऊपर जब उनका ज़्यादा शोषण होने लगेगा, उनके अधिकारों का हनन होने लगेगा, तो जायज़ सी बात है कि वो जो है एक विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले तरह तरह के विद्रोह जो है देखने को मिलते हैं। कई बार से ब्रिटिश साम्राज्य होता है, अंग्रेजी शासन होता है, उसके खिलाफ देखने को मिलेगा। कई बार जो उस क्षेत्र के स्थानीय राजा होंगे, जो दीवान होंगे, जो जमींदार होंगे, उनके खिलाफ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सबसे लास्ट का जो विद्रोह हुआ आप जानते होंगे, भूमकाल विद्रोह हो गया, तारापुर विद्रोह हो गया, हल्बा विद्रोह, मेरिया विद्रोह, तरह तरह के विद्रोह आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो उन्हीं सभी विद्रोह से संबंधित मैं एमसीक्यू आपके लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद इसको एज अ टेस्ट देने की कोशिश करें और देखें कि आपका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सीजीपीएससी एबीसीडी को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको तरह तरह के वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित जनजाति विद्रोहों को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था, कौन उसके बाद हुआ था, मतलब उसके घटनाक्रम के आरोही क्रम में। ठीक है, आपको इसको अरेंज करना है। पहला है परलकोट विद्रोह, दूसरा कोई विद्रोह, तीसरा भूमकाल और चौथा तारापुर। इन सबको आपको अरेंज करना है। तो या ऐसे प्रश्न भी आपसे बनाए जा सकते हैं। तो अगर इन सबका अगर आपको डेट पता, सॉरी ईयर एटलीस्ट पता है कि कौन से ईयर में हुआ था, तो आप इसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में जितना लगभग जितने भी जनजातीय विद्रोह देखने को मिलेगा ये आपको बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में वो भी जो काकतीय वंश था उधर का, बस्तर क्षेत्र का, या काकतीय वंश कह लीजिए या फिर इसी को चालुक्य वंश भी कहते हैं, इन सभी वंश के जो शासक थे उन्हीं के समय और उसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका पहले हम इन सबको देख लेते हैं आखिर हुआ कब था। तो जो परलकोट विद्रोह आपको देख रहे हैं यहाँ पे, पहला जो विकल्प, पहला कथन है 1824 और 25 के बीच में यह परलकोट विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह जो हुआ था ये हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था भारत का 1857 से, उसके बाद देखने को मिलता है। ये 1859 में हुआ था। भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट का सबसे अंतिम विद्रोह जो था ये भूमकाल विद्रोह था, 1910 में हुआ था। रुद्र प्रताप देव शासक थे उस समय काकतीय वंश के, उनके समय में हुआ था। और जो तारापुर विद्रोह है ये 1842 से शुरू होकर और 1854 के बीच देखने को मिलता है। तो आप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहला जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये सबसे पहले नंबर पे हम लेंगे परलकोट विद्रोह को। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आ जाएगा, ये देखिए 1842 में ये पहले शुरू हुआ था, तो ये तारापुर विद्रोह दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कोई विद्रोह तीसरे नंबर पे आ जाएगा और भूमकाल विद्रोह चौथे नंबर पे आएगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन बनने वाला है 1 4 2 3, 1 4 2 3। देखिए 1 4 2 3 का ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
मतलब आपसे ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो जितना भी अगर जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे तो उन सब का जो ईयर है उन सबको आप अच्छे से अरेंज करके रखिएगा, ठीक है। ये जो जनजातीय विद्रोह है इसका क्रम से रिलेटेड मैं आपके लिए एक ट्रिक भी बना दूंगा शॉर्ट्स के अंदर, तो आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोटपाड़ की संधि हुई थी। देखिए इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया है, जितना भी एमसीक्यू बनाया है, मैंने खुद से तैयार किया है, कहीं से इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई भी पुस्तक में एज इट इज देखने को नहीं मिलेगा। ये जनजातीय विद्रोह अगर आप पढ़ेंगे तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोटपाड़ की संधि हुई थी। हल्बा विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, परलकोट विद्रोह या फिर मुड़िया विद्रोह। कौन से विद्रोह के बाद ये कोटपाड़ की संधि हुई थी आपको ये बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हल्बा विद्रोह है इसी के परिणाम स्वरूप कोटपाड़ की संधि हुई थी। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो हल्बा विद्रोह हुआ था ये डोंगर क्षेत्र, ठीक है, डोंगर या फिर ये बस्तर क्षेत्र जो था उसी को डोंगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो उसी के अंतर्गत हुआ था। देखिए जो हल्बा विद्रोह है ये एक तरह का उत्तराधिकार विद्रोह था, उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध था, उत्तराधिकार के लिए एक विद्रोह था कर लीजिए, जो कि ये 1774 से लेकर 1777 के आसपास ये हल्बा विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था हल्बा विद्रोह के रूप में, ये काकतीय वंश के दो शासक या फिर दो राजकुमार कह लीजिए, दो भाई मान लीजिए, उनका नाम था अजमेर सिंह और जो दूसरा है दरियादेव, ठीक है, अजमेर सिंह और दरियादेव, इन दोनों के बीच में यह उत्तराधिकार विद्रोह या फिर उत्तराधिकार युद्ध हुआ। लेकिन इसमें फायदा किसी तीसरे को ही होगा। आप सभी को पता है कि जब भी भाई भाई के बीच में युद्ध होगा या फिर विद्रोह होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो उसका फायदा किसको होगा, हमेशा तीसरे को ही होगा। तो इन दोनों के बीच में जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो इस उत्तराधिकार के अंतर्गत जो अंग्रेज थे, जो मराठा शासक थे, जो उड़ीसा के जो शासक थे, इन सबको फायदा हुआ, इन दोनों में से किसी को नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो हल्बा विद्रोह है इसका शुरुआत और नेतृत्व किसने किया, अजमेर सिंह ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि हल्बा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो ये अजमेर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जो विद्रोह था, जो बस्तर के अंदर जो चालुक्य और काकतीय वंश था उसका पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। पतन के लिए सबसे ज्यादा कोई उत्तरदायी विद्रोह था चालुक्य वंश का या फिर काकतीय वंश का, तो हल्बा विद्रोह ही था, ठीक है। देखिए ये अजमेर सिंह का 1777 में मृत्यु हो जाता है, ठीक है। 1777 में मृत्यु होने के बाद, क्योंकि अजमेर सिंह ने उस क्षेत्र के जितना भी हल्बा जनजातीय लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और अपने साथ युद्ध में मिलाया, इस नेतृत्व में मिलाया और दरियादेव के साथ संघर्ष किया, ठीक है। तो 1777 में जैसे ही अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जितने भी हल्बा विद्रोही थे उन सबका दमन कर दिया जाता है और दमन करने के पश्चात ये कोटपाड़ की संधि होती है। कब, तो 6 अप्रैल, सब डेट को ध्यान से लिखिएगा और जो भी स्टोरी बता रहा हूँ उसको भी आप नोट डाउन करिएगा, मतलब समझने की कोशिश करिएगा, वैसे में ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। फिर अजमेर सिंह के मृत्यु के बाद 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई, ठीक है। उस कोटपाड़ की संधि होने के पश्चात ही ये जो बस्तर का जो क्षेत्र था काकतीय वंश का, ये भोसला राज्य के अधीन हो जाता है। जो मराठा शासक होते हैं, ठीक है, मराठा या फिर कह लीजिए कि भोसला राज्यवंश, उनके अधीन ये बस्तर का जो क्षेत्र है ये काकतीय वंश या फिर इसी को चालुक्य वंश कहते हैं, उसके अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद है ये पूरा स्टोरी आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हल्बा विद्रोह, ठीक है। इसी तरह हम सारे विद्रोहों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न आपका कि अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलिखित जनजातीय विद्रोह कौन था, ठीक है। इस विद्रोह से पहले बस्तर क्षेत्र में अगर देखेंगे तो मराठाओं का और अंग्रेजों का उतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो अंग्रेज और मराठा के खिलाफ प्रथम प्रलिखित जो जनजातीय विद्रोह था वो हल्बा विद्रोह ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ये एक उत्तराधिकार युद्ध था और यह अजमेर सिंह और दरियादेव, ये दोनों जो भाई थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में यह हल्बा विद्रोह देखने को मिलता है। तो अजमेर सिंह जो थे इनके साथ
कौन शामिल हो गए थे? हल्बा विद्रोही। ठीक है, जो हल्बा जनजाति थी वो इनके साथ शामिल हो गया था। वहीं दरियादेव जो है अपने साथ किसको मिलाया? तो जयपुर जो कि उड़ीसा में है, उसके जो जयपुर के शासक थे विक्रमदेव। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन। जयपुर शासक जो विक्रमदेव थे उनको अपने साथ में मिलाया, साथ ही साथ जो मराठा थे भोसला वंश के उनको मिलाया, और अंग्रेज, इन तीनों को मिलाया। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर दरियादेव ने अजमेर सिंह के साथ संघर्ष किया, जो कि हल्बा विद्रोह के रूप में आपको हम सबको देखने को मिलता है। अब क्या होता है इसमें, अजमेर सिंह की तो 1778 में मृत्यु हो जाती है, 1777 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जो दरियादेव है ये इनको जो है शासन करने को मिलता है, लेकिन इसी के अंतर्गत कोटपाड़ की संधि होती है। क्योंकि अगर कोई आपका साथ देता है जो कि कहीं ना कहीं आपका दुश्मन है, कहीं ना कहीं आपके विरोध है, और वो आपका साथ देता है, तो कुछ ना कुछ तो अपना आपका मतलब साधेगा ही। तो इसी कोटपाड़ के संधि के समय जो ये बस्तर का जो साम्राज्य था मराठाओं के अधीन चला जाता है। कुछ क्षेत्र जयपुर के जो शासक होते हैं उनको मिलता है, और अंग्रेजों को भी इसमें कई सारी पैसा रुपए उनको धन दौलत के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें विजय जो है ये पूरा जो गुट रहती है दरियादेव और इनके साथ इनका होता है, और बाद में ये सब मिल के ही जो हल्बा विद्रोह है उन सब का दमन कर देते हैं। उम्मीद है आपका समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसा एक विद्रोह था, प्रलिखित प्रथम ऐसा विद्रोह था जो कि अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ था। कौन? हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह हुआ कब था? तो अभी हमने पहले देखा था कि 1777-78 के आसपास हुआ था। 1774 से लेके 77 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। लेफ्ट साइड में आपको विद्रोहों का नाम दिया हुआ है, और राइट साइड में उसका जो नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता का नाम दिया है। तो इसमें असुमेलित की हमको पता करना है। हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह, परलकोट विद्रोह गेंद सिंह, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, और मेरिया विद्रोह धुरवा राम माड़िया। तो ये वाला विकल्प जो है वही गलत है, बाकी ये तीनों का तीनों ABC बिल्कुल सही है, सुमेलित है। ये जो डी ऑप्शन है, डी विकल्प है, वो सुमेलित नहीं है। जो मेरिया विद्रोह है, इस मेरिया विद्रोह को ही मेड़िया विद्रोह भी कई बार से कहा जाता है, और इसका नेतृत्व करने वाले धुरवा राम माड़िया नहीं बल्कि हिडमा मांझी जी थे। ठीक है, कौन थे? हिडमा मांझी थे। वहीं धुरवा राम माड़िया जो है ये लिंगागिरी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न आज का देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह को फांसी कब हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट यहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बस्तर के प्रथम शहीद कौन है? गेंद सिंह को जाना जाता है, और इनको जो फांसी दी गई थी वो 20 जनवरी 1825 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20 जनवरी 1825 ईस्वी को प्रथम शहीद गेंद सिंह को फांसी दे दी गई थी। देखिए ये जो कौन से विद्रोह के, तो ये गेंद सिंह जो है ये परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता है। ठीक है, कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह। इसको कैसे याद रखेंगे कि इससे समझ, कोट जो होता है ना, जैसे बास्केटबॉल का कोर्ट हो गया, और कोर्ट में क्या खेला जाता है? गेंद खेला जाता है। तो याद रखिएगा परलकोट विद्रोह किससे संबंधित कौन है? गेंद सिंह है। गेंद सिंह ने नेतृत्व किया था। ये परलकोट विद्रोह जो हुआ था 1824 से लेके 25 के मध्य देखने को मिलता है, और ये गेंद सिंह ही इसका नेतृत्व किए थे, क्योंकि गेंद सिंह जो थे वो परलकोट जमींदारी के जमींदार थे। ठीक है, याद रखिएगा। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अबूझ माड़िया जनजाति थी उस समय के, उस क्षेत्र के, उन सबको शोषण मुक्त करना था, क्योंकि उन सभी का शोषण बहुत अधिक किया जाता था। और अबूझ माड़िया जो है इस विद्रोह के माध्यम से ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां किसी भी तरह के उनका शोषण ना हो सके। साथ ही साथ जो उस समय बस्तर में मराठा शासन और ब्रिटिश शासन जो उभर कर आ रही थी उन सब का भी विरोध करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी जो शासक हैं, मराठा शासन या फिर ब्रिटिश, जो इस क्षेत्र में आके शासन करे। ठीक है, याद रखिए, इसीलिए इस परलकोट विद्रोह को चलाया गया था, और इसी के अंतर्गत गेंद सिंह जो कि बस्तर के प्रथम शहीद कहे जाते हैं, उनको 20 जनवरी 1825 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है आपका कि परलकोट विद्रोह का
दमनकर्ता कौन था? ये तो मैं शायद आंसर आपको, अच्छा, तो परलकोट विद्रोह का दमनकर्ता पूछा कौन है, तो परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने देख लिया कि गेंद सिंह ने किया था। ठीक है, परलकोट विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था, लेकिन इसका दमन कौन कर देगा? क्योंकि जब भी दमन होगा तो यहाँ पे विद्रोह हो रहे थे आखिर में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता जो थी उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उनके पास भरपूर सैनिक हुआ करते थे, और जो यहाँ के जनजाति होती थी, जो लोग होते थे जो नेतृत्व करते थे, वो एक साधारण अपने जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी उनके पास नहीं थे, जो परंपरागत जो अस्त्र शस्त्र होते थे, तीर धनुष बाण, उन सब से लड़ते थे। तो उनका जीतना तो मुश्किल ही था, नामुमकिन भी नहीं था, लेकिन मुश्किल तो था ही। ठीक है, तो इसमें जनरली जो विजय होंगे, दमनकर्ता होंगे, अंग्रेज ही होंगे। तो परलकोट विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे आपको बताना है। कैंपबेल, कैप्टन सी ग्लासफर्ड, कैप्टन एग्न्यू या फिर पैबे, किसने किया था आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैबे जो थे इन्होंने परलकोट विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, उस समय जो अंग्रेजी जो छत्तीसगढ़ के जो अंग्रेज थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे, मतलब जो मेन हेड थे, चीफ थे, वो थे एग्न्यू। ठीक है, ठीक है, जो एग्न्यू थे उन्होंने ही क्या किया था, इस पैबे को नियुक्त किया था, किस लिए? इस परलकोट विद्रोह का दमन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो परलकोट विद्रोह हुआ था बस्तर में मराठा और ब्रिटिश शासन के विरोध में किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? परलकोट के एक जमींदार। ठीक है, परलकोट के जो जमींदार उस समय होते थे उनको भूमिया कहा जाता था, या फिर भूमिया राजा भी कहा जाता था। तो उस समय कौन थे? गेंद सिंह उस समय के परलकोट के जमींदार थे। ठीक है, तो इस जो विद्रोह हुआ था, ये परलकोट विद्रोह, इसका योजना तैयार किया जाता था। योजना तैयार कहाँ किया जाता था? तो घोटुल, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, घोटुल एक तरह का युवा गृह होता था। तो इसी युवा गृह के अंदर ही जितना भी इस परलकोट विद्रोह का जो भी आयोजन होता था, जो कुछ भी डिसाइड होना होता था, सब इस घोटुल के अंदर ही उसका तैयार किया जाता था योजनाओं को। अब देखिए हुआ क्या कि मराठा और ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में, यहाँ पे कुछ कुछ मैं टर्म्स लिखता हूँ, मराठा और ब्रिटिश, इन सब के विरोध में क्या किया गया, इस घोटुल के अंदर 24 दिसंबर 1824 को, ठीक है, 24 दिसंबर 1824 ईस्वी को घोटुल के अंदर आदिवासी, जितने भी परलकोट के आदिवासी थे वो सब इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के साथ साथ योजना बनाते हैं इस परलकोट विद्रोह का, और इसके अंतर्गत जो धावड़ा वृक्ष है, इसको याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है। धावड़ा वृक्ष की जो टहनी होती है उसको एक प्रतीक के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसका विद्रोह को दबाने के लिए जो एग्न्यू था वो क्या करता है, कैप्टन पैबे को नियुक्त करता है, और कैप्टन पैबे का साथ देने के लिए होता है चांदा। चांदा भी उस समय का क्षेत्र था। तो चांदा का एक कैप्टन था जिसका नाम था कैप्टन पीव। ठीक है, क्या नाम था? कैप्टन पीव। ये कैप्टन पीव ने भी इस पैबे का साथ दिया, और इन दोनों ने आप एक साथ मिलकर ही इस विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, तो पैबे को ही असली दमनकर्ता के रूप में जाना जाता है, और उसका साथ किसने दिया था? तो चांदा का कैप्टन पीव और उसके जो सैनिक थे वो साथ देते हैं। तो ये पूरा कहानी याद रखिएगा, धावड़ा वृक्ष याद रखिएगा, घोटुल कब? तो 24 दिसंबर 1824 ईस्वी को। फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, परलकोट के जो विद्रोह करता थे, नेतृत्व करता है गेंद सिंह, उनको फांसी दे दिया जाता है। कब? तो अभी हमने पीछे देखा था, पकड़ के उनको फिर 20 जनवरी 1825 ईस्वी को गेंद सिंह को फांसी दे दिया जाता है, जो कि बस्तर के प्रथम शहीद के रूप में विख्यात हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 6वां प्रश्न था। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह टकोली कर वृद्धि के विरोध में किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, टकोली एक तरह का टैक्स है, एक तरह का कर है। ठीक है, तो इसकी जब वृद्धि की गई थी तो उसी के विरोध में चलाया गया था। कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह या फिर मुड़िया विद्रोह? कौन सा इसका सही है? ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह हमने देखा था पहले भी कि यह 1842 से लेके 1854 के बीच हमको देखने को मिलता है, और इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? दलगंजन सिंह ने किया था। ठीक है, दलगंजन सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसको अब याद कैसे रखेंगे? तारा
ताराओं का एक दल होता है, ग्रुप होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, तारापुर का नेतृत्व करता दलगंजन सिंह थे। तो ये जो दलगंजन सिंह कौन थे, तो तारापुर जो परगना थी, ठीक है, तारापुर परगना के परगना प्रमुख थे वो, ठीक है, परगना प्रमुख थे। इन्होंने ही नेतृत्व किया था, किस लिए, ताकि टकोली कर में वृद्धि ना हो सके। देखिए उस समय जो तारापुर के क्षेत्र का जो दीवान था, ठीक है, तारापुर क्षेत्र का जो दीवान था उसका नाम था जगबंधु, ठीक है। ये जगबंधु ने क्या किया था कि टकोली में बढ़ोतरी किया जा रहा था और मतलब असामान्य वृद्धि किया था, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिया गया था। तो इस जगबंधु को उसके पद से हटाने के लिए ही, और साथ ही साथ इस टकोली कर के जो टैक्स है, जो टकोली था, उसमें कमी करने के लिए ही यह तारापुर विद्रोह को चलाया गया था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में होता यह है कि इस जगबंधु को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो उसको हटाने वाला कौन था, तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था मेजर विलियम्स, ठीक है, मेजर विलियम्स। ये क्या करते हैं, ये जो दीवान जगबंधु है उसको पदमुक्त कर देते हैं और साथ ही जो टकोली कर में वृद्धि कर दिया गया था उसको वापस ले लिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। तो ये तारापुर विद्रोह ही टकोली कर के वृद्धि से संबंधित था, जो कि 1842-44 के बीच में, 54 के बीच में हुआ था। नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया था, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। हम 8वां प्रश्न है कि कोई विद्रोह के समय शासक कौन था, भैरम देव, भूपाल देव, रुद्र प्रताप देव या फिर महिपाल देव कौन थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपकी कौन से विद्रोह के समय कौन से काकतीय शासक थे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि उस समय बस्तर क्षेत्र में काकतीय या फिर इसी को चालुक्य वंश कहते हैं का शासक था। तो उस समय जो शासक होंगे जो काकतीय या चालुक्य वंश के ही थे, ठीक है। तो कोई विद्रोह के समय कौन थे बताना है आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भैरम देव जो थे उन्हीं के समय कोई विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह के समय मतलब भैरम देव के समय 3 विद्रोह हुआ, जिसमें पहला था लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है। लिंगागिरी विद्रोह यह जो हुआ था 1856-57 के आसपास होगा। दूसरा उन्हीं के समय हुआ था कोई विद्रोह। ये कोई विद्रोह हमको 1859 में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक तीसरा है मुड़िया विद्रोह, ठीक है, इसी को मुड़िया कह लीजिए या फिर मुरिया विद्रोह, ये दोनों सेम ही है, मुड़िया या फिर मुरिया। ये हुआ था 1876 के आसपास हुआ था। तो ये तीनों के तीनों विद्रोह भैरम सिंह के समय देखने को मिलता है। ये जो भूपाल देव हैं, भूपाल देव के समय 2 विद्रोह देखने को मिलता है। एक हो गया तारापुर विद्रोह, जो कि अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा है, ये 1842 से 54 को देखने को मिलता है। और दूसरा विद्रोह इन्हीं के समय है मेरिया या फिर इसी को कहते हैं मुड़िया विद्रोह, मेरिया या फिर मेड़िया विद्रोह, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है 1842 से लेके 63 के मध्य। तो ये दोनों विद्रोह भूपाल देव के समय हुआ था। और रुद्र प्रताप देव के समय एक हुआ था भूमकाल विद्रोह, ठीक है। भूमकाल विद्रोह जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लेटेस्ट वाला विद्रोह था, ये 1910 में, फरवरी 1910 के आसपास होता है। महिपाल देव के समय एक विद्रोह याद रखिएगा, परलकोट विद्रोह, ठीक है। जो परलकोट विद्रोह हुआ है वो किसके समय, महिपाल देव के समय में, और ये 1824 से 25 के मध्य देखने को मिलेगा। तो ये सब डेट याद रखिएगा और कौन से शासक थे उस समय आपको ये भी याद होना चाहिए। चलिए 9वां प्रश्न है आपके लिए कि मेरिया विद्रोह, जिसको हम मेड़िया विद्रोह भी कह देंगे, मेरिया विद्रोह या फिर मेड़िया विद्रोह के समय नरबलि प्रथा का जांच करता कौन था। देखिए उस समय जो दंतेश्वरी मंदिर है, ठीक है, दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है, कोई कमेंट करके बताएंगे कि दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये दंतेश्वरी मंदिर के में ही नरबलि प्रथा जो है प्रचलित था, ठीक है। तो उस समय हमने देखा कि मेरिया विद्रोह किसके समय में हुआ, तो ये भूपाल देव के समय हुआ था। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, मेरिया विद्रोह किसके समय, भूपाल देव के समय में हुआ था। दंतेश्वरी मंदिर के अंदर नरबलि प्रथा जो है प्रचलित था, जो कि क्योंकि उस समय की जो उधर जनजाति थी उनको तो ये अच्छा लगेगा क्योंकि ये उनकी खुद की प्रथा थी, लेकिन जो बाहर के जो आने वाले अंग्रेज होंगे, जो मराठा होंगे, उन सबको ये सब ठीक नहीं लगेगा क्योंकि ये
वाकई में देखा जाए तो सही नहीं था नरबली प्रथा। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो कि कुप्रथा थी। तो इसी को रोकने के लिए ही, क्योंकि इसको रोकने के लिए जो अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया, ठीक है, जो नागपुर के भोसला राजा होते थे वो भी इनको रोकने की कोशिश किए। तो ये जब रोकने की कोशिश करने लगे इस नरबली प्रथा को, देखिए जो नरबली दिया जाता था वो नरबली को ही मेरिया कहा जाता था। ठीक है, मेरिया क्या था, तो जो नर बलि होता था उसी को मेरिया कहा जाता था। तो जब इस प्रथा को रोका जाने लगा तो प्रथा को रोकने के विरोध में ही इस मेरिया विद्रोह को चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलाया किसने था, चलाया तो यहाँ पे स्थानीय लोग ही चलाए जा रहे थे। किसने किया था इसको मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अब जब ये मेरिया विद्रोह जब ये नरबली प्रथा चलता था तो इसको जांच करने का जो जांच करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया, मेजर विलियम्स, मैकफर्सन, कैंपबेल या फिर एग्न्यू, किसको दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। जो मैकफर्सन है उनको इस नरबली प्रथा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मैकफर्सन को नरबली प्रथा की जांच के लिए किया गया था। देखिए रायपुर के एक तहसीलदार थे, याद रखिए क्या बोल रहा हूं कि रायपुर के एक तहसीलदार थे, रायपुर के एक तहसीलदार थे, उनका नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, रायपुर के एक तहसीलदार थे जिनका नाम था शेर खां। ठीक है, शेर खां, इनको भी नियुक्त किया गया था ताकि नरबली पर नियंत्रण कर सके। परंतु हुआ ये कि एक नाम याद रखिएगा, हिडमा मांझी। ठीक है, हिडमा मांझी। परंतु हिडमा मांझी के नेतृत्व में इस मेरिया विद्रोह को चलाया गया। ये चाहते थे कि ये जो नरबली प्रथा है वो रुके नहीं, वो हमेशा, क्योंकि उनकी खुद की प्रथा थी तो ये चलता रहे। तो जो ये सब रोकने की कोशिश किया जा रहा था, मैकफर्सन के द्वारा जांच किया गया, शेर खां के द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश की गई। तो ये जो ब्रिटिश और जो मराठा थे, ठीक है, ये जब रोकने की कोशिश करने लगे तब हिडमा मांझी के नेतृत्व में मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ये मेरिया विद्रोह आपको देखने को मिलेगा 1842 से 63 के मध्य में ये मेरिया विद्रोह को चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अंततः जो ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था मैकफर्सन, उन्होंने इसका जांच किया। ठीक है, मैकफर्सन क्या किया, उन्होंने मेरिया विद्रोह का या फिर मेरिया जो नरबली प्रथा थी उसको जांच करने का काम किया और इस विद्रोह का अंततः दमन किया गया। तो दमनकर्ता कौन थे अगर इससे पूछ दे तो है वो कैंपबेल। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो कैंपबेल थे, इन्होंने इस मेरिया विद्रोह का दमन किया था। तो ये मेरिया विद्रोह के बारे में पूर्णतः आपको ये सब पता होना चाहिए, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। नेतृत्व हिडमा मांझी, जांच मैकफर्सन, इस पर नियंत्रण करने की कोशिश किया शेर खान ने और अंततः दमन किया कैंपबेल ने। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपके लिए कि साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु चिपको आंदोलन के समान ही कौन सा एक विद्रोह था। चिपको आंदोलन आप सब जानते होंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें वृक्षों को काटने से रोकने के लिए लोग वृक्षों को ऐसे पकड़ के बैठ जाते थे ताकि वृक्ष की कटाई रोकी जा सके। उसी को चिपको आंदोलन का संज्ञा दिया गया था। उसी तरह छत्तीसगढ़ के जनजातियों में भी एक साल वृक्ष की कटाई के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। उसका नाम क्या था? कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या फिर लिंगागिरी विद्रोह? कौन सा वह विद्रोह था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई विद्रोह, जो कि 1859 में यह विद्रोह को चलाया गया था। उस समय शासक कौन थे हमने पहले भी देख लिया कि भैरम देव के समय यह कोई विद्रोह जो है हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इस कोई विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो नागुला दोरला थे। ठीक है, कौन थे? नागुला दोरला। ठीक है, इनके नेतृत्व में इस कोई विद्रोह को चलाया गया था। ये जो नागुला दोरला थे ये पोतेकला के जमींदार थे। ठीक है, पोतेकला के जमींदार थे। पोतेकला भी उस समय उधर की एक जमींदारी थी, उसी के जमींदार थे नागुला दोरला। इन्होंने इस कोई विद्रोह को चलाया था। इसका जो नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सर। ठीक है, एक वृक्ष के पीछे एक सर, इस विद्रोह का आंदोलन था। देखिए, ये जो अंग्रेज थे वो साल वृक्ष के कटाई के लिए, ठीक है, ये जो अंग्रेजों द्वारा इस साल वृक्ष की कटाई के लिए ठेकेदारी दे दी जाती थी। ठीक है,
ठेका दे दिया जाता था ताकि वो लकड़ियों को काट सके और उसका अपने तरीके से यूज़ करें। तो इसको रोकने के लिए ही इस साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए ही कोई विद्रोह को चलाया गया। ठीक है, बाद में जो अंग्रेज थे बस्तर में लकड़ी का जो ठेके देने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई विद्रोह। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। चलिए 11वां प्रश्न भी जो है ये भी कोई विद्रोह से ही संबंधित है। कोई विद्रोह क्वेश्चन है, कोई विद्रोह में नागुल दोरला या फिर नागुल्ला दोरला के कौन कौन सहयोगी थे। हमने अभी देखा कि जो कोई विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, नागुल्ला दोरला किया था। शासन उस समय किसका था, तो भैरम देव के उस समय शासन चल रहा था। ठीक है, तो ये नागुल दोरला अकेला नहीं किए थे, उनके कुछ सहयोगी भी थे। बताना है कि कौन कौन उनके सहयोगी थे। राम भोई, धुरवा राम, जग्गा राजू, राम शाय, यही बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। मतलब ये राम भोई और जग्गा राजू ये दोनों जो थे नागुल्ला दोरला के इस कोई विद्रोह में सहयोगी थे। ठीक है, ये जो राम भोई आपको देखने को मिल रहा है पहला कथन, ये जो राम भोई जो थे ये भोपालपट्टनम के जमींदारी थे। ठीक है, कहाँ के, भोपालपट्टनम जो है बीजापुर के अंतर्गत वर्तमान में, उसका जमींदार थे, भोपालपट्टनम के जमींदार थे। वहीं जो जग्गा राजू हैं, ठीक है, जग्गा राजू ये भेज्जी के जमींदार थे। ठीक है, भेज्जी के जमींदार थे। तो इन दोनों ने ही उनका सहयोग किया था। ठीक है, विद्रोह के समय काकतीय वंश के जो शासक कौन थे, भैरम देव थे, हमने पहले ही देख लिया। और इसका दमन कौन किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई विद्रोह का जो दमन करता थे वो कौन थे, तो कैप्टन सी ग्लासफर्ड, कैप्टन सी ग्लासफर्ड, इन्होंने ही दमन किया था। ये सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे। कौन थे, तो ये सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 राम भोई और जग्गा राजू। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपके लिए। अब अगला एक विद्रोह है लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपसे कूट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो लिंगागिरी विद्रोह के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं क्या है। यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह है। दूसरा, यह जनजातीय विद्रोह बस्तर के अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में हुआ। इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। बताना है कौन कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश करें कि आपका क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए, ये जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ था ये 1856 से 1857 के आसपास हुआ था। और आप सभी को पता है कि 1857 के समय ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम, महान स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी। मतलब ये जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह जो विद्रोह था लिंगागिरी विद्रोह ये 1856-57 के आसपास के ही समय का हुआ था। और उस समय जो काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव, ठीक है, भैरम देव के समय ये हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है, याद रखिएगा लिंगागिरी विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो थे धुरवा राम माड़िया। ठीक है, कौन थे, धुरवा राम माड़िया ने इस लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इतना चीज। अब देखिए दूसरा कथन था, यह जनजातीय विद्रोह बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में था। बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के कारण ही यह विद्रोह अंग्रेजों के साथ यह विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ में यह विद्रोह हुआ था। देखिए क्या होता है कि डेट एक याद रखिएगा, 3 मार्च 1856। 3 मार्च 1856 को चिंतलवार एक स्थान है बस्तर के बस्तर क्षेत्र में ही, चिंतलवार, इस चिंतलवार में ही अंग्रेजों और विद्रोह के मध्य में युद्ध हुआ था। ठीक है, कब, याद रखिएगा, अंग्रेजों के मध्य और जो विद्रोही थे उनके मध्य में युद्ध चिंतलवार में हुआ था। कब, 3 मार्च 1856 को हुआ था। और क्या किया गया, बाद में जो धुरवा राम माड़िया जो थे उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद 5 मार्च 1857
1856 को उनको फांसी दे दी जाती है। किसको? ध्रुवाराम माड़िया जो हैं, ठीक है, उनको फांसी दे दिया जाता है। और जो ध्रुवाराम माड़िया जो हैं, यही जो है बस्तर के दूसरे शहीद माने जाते हैं, ठीक है, दूसरे शहीद। फांसी कब? 5 मार्च 1856 को। पहला शहीद किसको मैंने बताया था कि जनजातियों में अगर बस्तर का पहला शहीद कौन थे, तो पहले नंबर पे जो शहीद थे वो गेंद सिंह थे, ठीक है। परलकोट विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो पहला बस्तर के शहीद थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस लिंगागिरी विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो ये लिंगागिरी तालुका थी, ठीक है, ये जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ कहाँ थे, तो लिंगागिरी तालुका थी। यहाँ पे जब ये परिणाम स्वरूप जब उनको फांसी दे दी गई, इसका दमन कर दिया गया, तो दमन करने के पश्चात ये जो लिंगागिरी तालुका थी उसको भोपालपट्टनम के जो जमींदार थे उनको सौंप दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा कथन, ये जो क्या है, जो लिंगागिरी विद्रोह है, इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ये डायरेक्ट एक बार CGPSC में पूछा गया था, तो लिंगागिरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। चलिए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, 1876 की प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह मुड़िया या फिर मूरिया विद्रोह के बारे में विचार करें, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मुड़िया या फिर मूरिया विद्रोह हुआ कब था? 1876 के अंतर्गत हुआ था। अब उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। पहला है, अंग्रेजों की निरंकुश नीति और गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाने के कारण यह विद्रोह हुआ। दूसरा, इसका नेतृत्व गुंडाधुर के द्वारा किया गया था। तीसरा, इस विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी मैक जॉर्ज ने किया। कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखिए, ये पहली बात जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की निरंकुश नीति बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी जनजातियों में। साथ ही साथ उस समय जो बस्तर का जो दीवान बनाया गया था, गोपीनाथ कपड़दार को बनाया गया था। गोपीनाथ जो कपड़दार है, इसको 1867 में, ठीक है, 1867 में उसको दीवान बनाया गया था और ये जनजातियों का भरपूर शोषण करता था। साथ ही साथ अंग्रेजों की निरंकुशता भी बढ़ते जा रही थी और इन्हीं दोनों के विरोध में 1876 में जनजातीय विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या फिर मूरिया विद्रोह जो है सामने देखने को मिलता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व गुंडाधुर ने नहीं किया था, ये दूसरा कथन जो है ये गलत है, ठीक है। ये जो मुड़िया विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, इसका नेतृत्व गुंडाधुर के द्वारा नहीं बल्कि झाड़ा सिरहा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? झाड़ा सिरहा ने इनका मतलब इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। कब? 1876 में विद्रोह हुआ था और भैरम देव के समय ही ये हुआ था, ठीक है, याद रखिए। कब? ये भैरम देव के समय ही ये भी हुआ था। और ये जो मुड़िया विद्रोह था, ठीक है, इसका जो प्रतीक था वो थी आम की टहनी, ठीक है, आम की टहनी को इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, ठीक है। पीछे हमने देखा था धावड़ा वृक्ष की जो टहनी थी उसका भी प्रतीक के रूप में यूज किया गया था। वो किस में हुआ था? परलकोट विद्रोह में, ठीक है। परलकोट में धावड़ा वृक्ष की टहनी का, मुड़िया या फिर मुड़िया विद्रोह में आम वृक्ष की टहनी का प्रतीकात्मक रूप से यूज किया गया था, ठीक है। ये पूरा स्टोरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में जो ये विद्रोह है मुड़िया विद्रोह, इसका दमन किसने किया? अंग्रेज अधिकारी मैक जॉर्ज ने किया था। ये कथन भी सही है, मतलब 1 और 3 बिल्कुल सही है, दूसरा गलत था, उसका करेक्शन मैंने कर दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 इसका बिल्कुल सही है। देखिए अब क्या होता है, इस मुड़िया विद्रोह का परिणाम स्वरूप यह होता है कि 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कब? 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर डेट है 8 मार्च 1876 को। 8 मार्च को इस मैक जॉर्ज के द्वारा मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। किसका आयोजन? मुड़िया दरबार का आयोजन 8 मार्च 1876 को मैक जॉर्ज के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जो थे कई प्रशासनिक सुधार भी बस्तर क्षेत्र में करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया जाता है। 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त को लागू किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ लिखिएगा क्या, कि ये जो मुड़िया या फिर मुरिया विद्रोह था, इसको बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। बस्तर का स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, इसको बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। लेकिन बस्तर की महान मुक्ति संग्राम किसको कहते हैं? लिंगागिरी विद्रोह को। मैंने पीछे बताया, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न आज का। 14वां प्रश्न आपके लिए कि भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दीवान लाल कलेंद्र, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह और गुंडाधुर। कौन थे भूमकाल विद्रोह के नेता, ठीक है, जिन्होंने इस आंदोलन को या फिर इस विद्रोह को चलाने में बहुत प्रयास किया? देखिए, पहली बात, जब भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, ठीक है, किसके समय में हुआ था? तो रुद्र प्रताप देव के समय हुआ था। शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव जो थे उस समय काकतीय वंश के शासक थे। देखिए, इसका राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, क्योंकि ये भूमकाल विद्रोह का जो नेता थे, दीवान लाल कलेंद्र भी थे, रानी स्वर्ण कुंवर भी थे, कुंवर बहादुर सिंह भी थे और गुंडाधुर थे। लेकिन होता यह है कि जो स्वर्ण कुंवर और दीवान लाल कलेंद्र जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इस भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व जो है पूरे तरीके से किसको दे देता है? तो गुंडाधुर को दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये गुंडाधुर ही जो थे इस भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ये जो गुंडाधुर हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे गुंडाधुर के बारे में कुछ लिखता हूँ। गुंडाधुर ने ही इस भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया। और ये जो थे नेता नार, एक जगह है बस्तर क्षेत्र में, नेता नार के वो क्या थे? एक जमींदार थे, ठीक है, नेता नार के ही वो जमींदार थे। इनको बस्तर का जननायक के नाम से जाना जाता है, गुंडाधुर को, ठीक है, याद रखिएगा। भूमकाल का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। देखिए, उस समय हुआ ये था ना कि जो स्थानीय जनता थी बस्तर की, उसका बहुत ज़्यादा उपेक्षा किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। साथ ही साथ वनों का दुरुपयोग, शराब बनाना, ये सब चरम सीमा पे थी। इन सबको रोकने के लिए ही, समाप्त करने के लिए ही इस भूमकाल आंदोलन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ था कि बस्तर का जो, साथ ही साथ ये चाहते थे कि जो बस्तर में मौर्य राज चले, ठीक है, क्या चले? मौर्य राज की स्थापना करना चाहते थे साथ ही साथ, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी भूमकाल विद्रोह के अंतर्गत इस विद्रोह का जो प्रथम चरण देखने को मिलता है या फिर उसका जो शुरुआत देखने को मिलता है इस भूमकाल विद्रोह का, वो आपको देखने को मिलता है पुष्पपाल बाजार से, ठीक है। पुष्पपाल बाजार में सबसे पहला इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पुष्पपाल बाजार को इन विद्रोहियों ने लूट कर, ठीक है, पुष्पपाल बाजार को लूट लिया था और लूट कर ही इस विद्रोह का शुरुआत किया था, याद रखिएगा। नेतृत्व किसने किया? गुंडाधुर ने। ये सभी उस समय थे, 1910 में हुआ, रुद्र प्रताप देव के समय, ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य राज की स्थापना करना चाहते थे और जो उस समय जो उनका शोषण हो रहा था, इन सारे चीज़ों को से मुक्त करने के लिए, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि भूमकाल विद्रोह के समय उस क्षेत्र का दीवान कौन था? अच्छा प्रश्न है। गोपीनाथ कपड़दार, बैजनाथ पांडा, जगबंधु या फिर सोनू मांझी, कौन था? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भूमकाल विद्रोह के समय जो बैजनाथ पांडा थे वही रुद्र प्रताप देव के समय, ठीक है, रुद्र प्रताप देव जो कि उस समय काकतीय वंश के शासक थे 1910 के आसपास, उसी समय बैजनाथ पांडा जो थे बस्तर क्षेत्र के दीवान थे, ठीक है। इन्होंने वनों को आरक्षित कर दिया था। जो बैजनाथ पांडा थे वो क्या किए थे? वनों को आरक्षित कर दिया था, ठीक है। वनों को आरक्षित किसने किया था? बैजनाथ पांडा ने कर दिया था। बाकी ये गोपीनाथ कपड़दार जो हैं, ये तो मैं पीछे भी मैं बताया था कि ये मुड़िया या फिर मौर्य विद्रोह के समय थे, ठीक है। मौर्य विद्रोह के समय जो दीवान थे वो कौन थे? गोपीनाथ कपड़दार थे। जगबंधु आपको कब देखने को मिलेंगे? तारापुर विद्रोह के समय दीवान थे, ठीक है। तारापुर विद्रोह के समय दीवान कौन था? तो वो थे जगबंधु थे। सोनू मांझी दीवान नहीं है, ये जो है इस भूमकाल विद्रोह के मुखबिर हैं, ठीक है, इन्होंने ही मुखबिरी किया था, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह के बारे में ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए था। अब विद्रोह जो भूमकाल विद्रोह होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो बैजनाथ पांडा जो कि उस समय दीवान थे, उनको पदमुक्त कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि बैजनाथ पांडा को
पद से हटाने के बाद किसे उस क्षेत्र का दीवान बनाया जाता है, तो कैप्टन जेम्स को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न अब देखते हैं। 16वां प्रश्न है भूमकाल से संबंधित कि भूमकाल विद्रोह 1910 का प्रतीक क्या था। ठीक है, हमने देखा कि भूमकाल विद्रोह 1910 में रुद्र प्रताप देव के समय होता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो गुंडाधुर के द्वारा किया जाता है भूमकाल विद्रोह। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि भूमकाल विद्रोह जो था उसका प्रतीक क्या था, लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले और धनुष बाण, धावड़ा वृक्ष की टहनी, आम की टहनी या साल वृक्ष की टहनी। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न आपसे बन जाता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो एक्सप्लेनेबल है सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो भूमकाल विद्रोह हुआ था किसने किया था, गुंडाधुर के नेतृत्व में। ठीक है, और इसका जो प्रतीक था ऑप्शन नंबर ए, लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले और धनुष बाण इसका प्रतीक था। वहीं जो धावड़ा वृक्ष की टहनी थी इसका प्रतीकात्मक प्रयोग कौन से विद्रोह में हुआ था, तो परलकोट विद्रोह में। ठीक है, कब, परलकोट विद्रोह के समय। और जो आम की टहनी है इसका मुड़िया विद्रोह के समय। ठीक है, और साल वृक्ष की टहनी का प्रयोग नहीं किया था, इसकी कटाई से रोकने के लिए कोई विद्रोह चलाया गया था, तो मैं पहले बता चुका। तो ये सब आपको डिटेल याद रखना चाहिए। आज का 16वां और आखिरी प्रश्न जो है जनजाति विद्रोह का कि भूमकाल विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। ठीक है, कैंपबेल, कैप्टन सी ग्लासफोर्ड, मैक जॉर्ज या फिर कैप्टन गियर। ठीक है, भूमकाल विद्रोह के बारे में हमने सब देखा। तो उसका अंत में दमन कौन करेगा, तो दमन करने वाले जो भूमकाल विद्रोह 1910 जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट वाला जो जनजाति विद्रोह है रुद्र प्रताप देव के समय, उसका नेतृत्व तो गुंडाधुर ने किया, लेकिन उसका जो दमन किया था कैप्टन गियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। वहीं जो कैंपबेल हैं इन्होंने किस विद्रोह का दमन किया, तो मेरिया या फिर कह लीजिए मेडिया विद्रोह का दमन इन्होंने किया था। कैप्टन सी ग्लासफोर्ड जो हैं ये कोई विद्रोह का दमन किए थे। ठीक है, कोई विद्रोह का दमन। और मैक जॉर्ज जो हैं ये मुड़िया या फिर मुरिया इस विद्रोह का दमन किया था। तो इस प्रकार हमने जनजातीय विद्रोहों से संबंधित 17 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का देखा, और इन्हीं एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम इस टॉपिक का कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, आपको बहुत मदद मिलेगा। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इस टॉपिक में इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, CGPSC ABCD का टेलीग्राम चैनल है जिसमें लगभग 700 लोग हमारे सदस्य हैं, मेंबर हैं, उसके साथ आप जुड़ जाएं। वीडियो का आपको PDF वहाँ पे मिल जाता है, कोई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, कोई नई भर्ती आते वो मिल जाता है, और कोई किसी भी तरह का डाउट होता है तो हम सब मिलके उस डाउट को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।